हेलो जय हिंद बच्चों, कैसे हो सब? ठीक है भाई, बाजू ऊपर चढ़ा लिया। बेशक से हाफ स्लीव चाहिए, लेकिन बाजू ऊपर चढ़ा के पढ़ाना शुरू कर दिया है हमने। अब पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष त्यागी और मैं 12th का कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें हर बच्चा जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है उसको 95 प्लस मार्क्स दिलाने की अपनी एश्योरेंस है। हम पूरी जी जान से बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, हर चीज़ की गारंटी लेके चल रहे हैं। मतलब कि क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हम दिला देंगे, क्वेश्चन आंसर NCERT के करा देंगे, सब कुछ रिवीजन सब कुछ करा देंगे। और चैप्टर को तो ऐसे दिमाग में बिठा देंगे, ऐसे बिठा देंगे, मतलब कि बस आँख बंद करके एक बार ऐसे करना है, समझ गए ना? आँख बंद करके ऐसे करना, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, दोबारा याद आ जाएगा क्या बताया था क्या नहीं बताया था। तो बस यही अपना आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पता है कि पहला पार्ट हम इस चैप्टर का कर चुके हैं। कौन सा चैप्टर है भाई? ये अपनी जो बुक्स है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, उसका थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर क्या नाम है भाई? यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, मतलब कि यूएस की दादागिरी जो दुनिया में वो दिखाता है अपने आप को कि मेरे पास मिलिट्री पावर, मेरे पास इकोनॉमिक पावर। तो उस चैप्टर का हमने जो है अपना पहला पार्ट कल कर लिया था, जिसमें हमने बताया था कि कैसे USSR के जब हार हो गई थी 1991 में, USSR टूट गया था, तो सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही ताकत बची थी। पहले दो ताकत थी पूरी दुनिया में, एक तरफ USSR एक तरफ USA। एक खत्म हो चुका है तो पूरी दुनिया में सुपर पावर सिर्फ USA बचा है। उसके बाद जो वो तहलका मचा रहा है दुनिया में, तहलका मतलब कि ये नहीं सबको ऐसे बिना बात की परेशान कर रहा है, लेकिन जहाँ पे अपना फायदा दिखता है वहाँ पे कंडीशन ऐसी बना देता है कि दुनिया को लगता है कि अमेरिका ने सही किया। हमने पिछली जैसे वीडियो में देखा कि भाई इराक में कुवैत का जो अपना कुवैत पे हमला किया था, उसमें जाके कूद गया। उसके बाद इराक के मतलब कि अमेरिका की एम्बेसी पे एक दो जगह पे, केन्या वगैरह में, नोजाम्बी वगैरह में क्या हुआ, उन पे हमला हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो वहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं से भी लोगों को उठा के अपने अमेरिका में उठा के ले गया दुनिया को। और UN के सैंक्शन से तो बिल्कुल नहीं डरता। जो UN को बनाया, इसलिए किस लिए बनाया था? बनाया भी खुद अमेरिका ने दुनिया को ये दिखाने के लिए कि शांति पैदा हो। और UN के बनने के बाद क्या कर रहा है कि भाई अब मैं UN की बात और सब मानो, मैं नहीं मानता। जब अपने ऊपर बात आती है तो UN की एक नहीं मानता, एक सैंक्शन के लिए नहीं डरता USA। तो आज हम उसी का सेकंड पार्ट आज शुरू करने जा रहे हैं उसी वीडियो का। और फर्स्ट वीडियो का मैंने आपको रिकैप दे दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई साहब अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। किस टॉपिक से शुरू करेंगे? इराक इन्वेजन। कहेंगे भाई दोबारा से इराक कैसे आ गया? कल तो ये बवाल मचा ही रहा था, आज फिर से बवाल मचाने इराक आ गया। अरे भाई साहब, इसको थोड़ा सा चुल रहता है। चुल क्यों रहता है? थोड़ी सी तानाशाही चल जाती है किसी देश में, ठीक है, किसी भी धर्म के नाम पे, कट्टरपंथी के नाम पे परेशान करते हैं दुनिया को। हालांकि अमेरिका का हम रोल लेके चलते हैं, इराक का तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट लेके चलना है। इराक का क्या था? ये सन 2003 की बात है। 2003 में इराक के ऊपर US हमला कर देता है। मैंने जैसे कि बताया, US सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। हमला किस लिए किया? हमला ये दिखाने के लिए किया कि इराक जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले वेपन बना रहा है, ठीक है, मतलब कि वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन, WMD सॉरी, मास वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि ऐसे हथियार जो बड़े लेवल पे तबाही मचाएंगे। ऐसे कौन बना रहा है? अमेरिका बोल रहा है कि इराक बना रहा है, ठीक है। इराक के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा के इसके खिलाफ 40 देशों का गुट बना दिया अमेरिका ने और बोला भाई इस पर हमला बोल दो, ठीक है। अब जैसे ही अमेरिका का मेरे पास फ़ोन आया, हमला बोल दूँ, मैंने कर दिया साफ मना। हमला नहीं करना भाई, ऐसे कैसे हमला कर दोगे? इराक तो बोल रहा है कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं बनाया, उसके पास तो कोई ऐसे नहीं है, ये जो है मास डिस्ट्रक्शन का कोई उसके पास वेपन नहीं है, खामखा के लिए कुछ भी बोल रहे हो। लेकिन अमेरिका बोला नहीं, मैंने बोला तो बोला, मतलब कि भाई ने बोला करने का तो करने का। 40 देश साथ में कूद पड़े अमेरिका के और इराक के ऊपर हमला बोल दिया। इसके पीछे जो इन्होंने कारण बताया ये तो झूठा था, इसका कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन जो दुनिया बाद में समझी इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? ब्लैक गोल्ड, यानी कि काला सोना। जी हाँ, दुनिया की लड़ाई इसी के नाम पे चलती है। दुनिया में कोई भी देश जिसको बोला जाता है ये दुनिया का नर्क है, ये देश नर्क बन चुका है, वो नर्क था नहीं, पहले से नहीं था, उसको नर्क बनाया गया। नर्क क्यों बनाया गया है? जी हाँ, ये चीज़ें कुछ ऐसी है, इनकी वजह से कुछ दुनिया की महाशक्तियाँ आती है, उस देश के ऊपर हमला बोल देती है किसी भी नाम से। वहाँ पे टेररिज्म पहले फैलाती है, फिर टेररिज्म को दबाने के लिए अपनी सेनाओं को भेजती है और वहाँ पे पीछे से बैक हैंड पे जो काम चलता है वो चलता है, ठीक है, बैकडोर से जो भी काम होता है। अब भाई साहब इराक पे खामखा हमला बोल दिया है, इराक पे खामखा अपना फ़ायदा उठा लिया है और कुछ नहीं किया इन्होंने। अब हम सेकंड टॉपिक करते हैं, हेजेमनी मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? भाई साहब आपने बहुत सुन लिया, आपने दादागिरी जरूर सुना होगा, लेकिन आपने दादीगिरी नहीं सुना होगा। दादीगिरी करता है ये हेजेमनी। हेजेमनी मतलब दादीगिरी किसकी? जिस भी कोई भी कंट्री अगर मिलिट्री में सुपीरियर है, मिलिट्री डोमिनेंस,
इकोनॉमिक डोमिनेंस या फिर कल्चरल अपना कुछ भी बेनिफिट या कल्चरल डोमिनेंस किसी कंट्री का पूरी दुनिया पे वर्चस्व हो जाता है तो उसको हम हेजीमनी का नाम दे देते हैं। इसका एक सिंपल हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर वन सिंगल, अगर किसी वर्ल्ड में कोई वन सिंगल ऐसी पावर है जिसका कोई कंपैरिजन में आसपास में कोई है नहीं, उसके कोई टक्कर में टिकता नहीं है, तो उसको हम बोल देंगे कि भाई इस देश की हेजीमनी चल रही है। जैसे कि कुछ एक चीज़ मान लेते हैं, हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री में बोल दे कि भाई चाइना की हेजीमनी चलती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसमें चाइना की चलती है। तो भाई ऐसे ही मिलिट्री की अगर कहीं पे बात आएगी तो उसमें यूएस की चलती है। लेकिन एक समय ऐसा था सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ में, मतलब कि चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो अपना इकोनॉमिक हो, हर चीज़ में कौन आगे है? अमेरिका आ गया। इसी को हेजेमनी का नाम दिया गया कि कोई एक कंट्री अपने आप में इतनी पावरफुल हो जाए कि आसपास में टक्कर में कोई नहीं हो। अब भाई ये हेजेमनी अमेरिका की बनी कैसे? जैसा कि आप सबको पता है 1991 में, ये बात मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि हर चैप्टर में इस चीज़ का बार बार जिक्र हो रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। तो इसमें क्या था, 1991 में जब अमेरिका और यूएसएसआर में, यूएसएसआर पीछे हट गया, लड़ाई खत्म हो गई, यूएसएसआर टूट गया, सिर्फ और सिर्फ रसिया बच गया। उसके बाद दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक पावर बचती है और उसका नाम है अपने ताऊ बाइडन वाला देश। कौन सा देश? अमेरिका। अमेरिका यानी कि क्रांतिकारी ट्रंप आदमी वहाँ से जा चुका है और वहाँ पे किसका शासन है? ताऊ बाइडन का। तो ताऊ बाइडन के वाला अमेरिका की हेजेमनी पूरी दुनिया में चल चुकी है और हेजेमनी का मीनिंग आपको पता चल गया है। तो अब हेजेमनी होती है भाई साहब कई प्रकार की, हार्ड पावर भी होती है हेजेमनी में, स्ट्रक्चरल पावर भी होती है और सॉफ्ट पावर भी होती है। तो दोस्तों आपने इस बुक की अपना जो शुरुआत की गई है, हमारे इस चैप्टर की यूएस हेजेमनी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो शुरुआत की गई है, उसमें कुछ 3 बच्चों के नाम दिए गए, लेकिन उनकी पूरी स्टोरी नहीं बता के सिर्फ बताया गया है कि भी एक लड़की है, ठीक है, एक लड़का आयशा नाम की लड़की है, एक जब्बू नाम का लड़का है और एक एंड्रे नाम की लड़की है। कुछ प्रॉब्लम बताई गई है, एक की जो है लड़की की पैर टूटा हुआ था, वो आयशा की बात थी। आयशा कहाँ से बिलोंग करती थी? आयशा जो है बगदाद से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो ऐसा ही इसका कुछ अब रिलेशन होगा यहाँ से हार्ड पावर से, एक का स्ट्रक्चरल पावर से होगा, एक लड़के का, और एक बच्चे का सॉफ्ट पावर से होगा। तो यहाँ से समझते अब सारी कहानी है क्या। देखिए भाई, हार्ड पावर का मतलब क्या होता है? बहुत हार्ड, रणवीर सिंह वाला बहुत हार्ड, मतलब कि पावरफुल, मतलब कि अमेरिका के पास मिलिट्री पावर जो है इतनी ज़्यादा है जिससे वो पूरी दुनिया में क्या बना चुका है? हेजेमनी। सारी बात अदल बदल के हेजेमनी पे जाने वाली क्योंकि ये इसी के प्रकार है, ठीक है। हार्ड पॉलिटिक्स का क्या मतलब कि हार्ड अपना हेजेमनी, हार्ड पावर का मतलब क्या होता है कि अमेरिका के पास मिलिट्री डोमिनेंस है दुनिया के ऊपर। मतलब कि अमेरिका एक तो खर्चा इतना ज़्यादा करता है, खर्चा कितना करता है, जो दुनिया के 10-12 देश जो टॉप के उसके बाद आते हैं वो सारे मिलके उतना खर्चा नहीं करते जितना अमेरिका अकेला मिलके पूरा अपना मिलिट्री पे खर्चा करता है। तो भाई अपना अमेरिका इतना मिलिट्री पे खर्चा क्यों करता है? तो डोमिनेंस जब तो बनेगा जब मिलिट्री पे खर्चा करेगा, और खर्चे में भी ज़्यादा खर्चा जो टोटल खर्चा है उसका ज़्यादा बाकी चीज़ में जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब कि अपना हथियार तो ज़्यादा है ही लेकिन क्वालिटी भी खतरनाक लेवल, मतलब रिसर्च पे इतना ज़्यादा पैसा, डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो आप उसी से लगा लो कि रिसर्च ज़्यादा होगी तो टेक्नोलॉजी भी हाई लेवल की, मतलब कि क्वालिटी में भी कोई आसपास नहीं है, क्वांटिटी में भी कोई आसपास नहीं है, खर्चे में भी कोई आसपास नहीं है। तो यूएस जो है हार्ड पावर दुनिया में बन के आता है। लेकिन आपको एक बात यहाँ से समझ में आती है, क्या हार्ड पावर से सब कुछ जीता जा सकता है? अगर हार्ड पावर से जीता जा सकता तो अफगान से क्यों भागता अमेरिका? सोचने वाली बात है, ठीक है। अफगान से भाग गया है, अफगान तो हार्ड पावर से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पावर और दुनिया पे राज करो, अपना हथियार लेके निकल जो भी देश है उस पर हमला करो, उसको जीतो, ऐसा नहीं होगा। हार्ड पावर से आप लोगों को नहीं जीत सकते। ऐसा ही इराक में हुआ। इराक का जैसे मैंने पीछे बताया, इराक इन्वेजन, इसमें क्या बात थी कि इराक पर जब हमला कर दिया, इराक के ऊपर अपने बिना बात की मिलिट्री ठोप दी है बोल के कि यहाँ पे तुम मास डिस्ट्रक्शन के वेपन बना रहे हो, और इस बात को झूठा भी साबित हो गया, लेकिन वहाँ पे अपने ऑयल फील्ड के फायदे देखने के लिए। लेकिन वहाँ के लोगों ने इतना ज़्यादा विरोध किया कि यूएस का वहाँ से फेलियर माना जाता है कि इराक इन्वेजन का यूएस को 2003 की बात थी, कोई फायदा नहीं हुआ, अमेरिका वहाँ से फेल होकर निकला है। क्योंकि लोगों ने बेशक से पावर है लेकिन लोग उनकी एक बात मानने को तैयार नहीं है। जैसे कि हम इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, इंडिया में अंग्रेज थे, बहुत पावरफुल थे, 2 विश्व युद्ध जीत चुके थे, 1914 से लेकर 1919 वाला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत चुके हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीत चुके हैं 1939 से 1944 तक, दोनों विश्व युद्ध जीतने वाला। भारत में जिनके पास अपने पास हथियार नहीं है, लाठी लेके आदमी चल रहा है, एक पिस्टल लेके उठ रहा है, ऐसे आदमियों से क्या ये इतना बड़ा देश डर सकता था? हार्ड पावर थी उनके पास, लेकिन उनकी हार्ड पावर काम नहीं आई, क्योंकि हार्ड पावर हमेशा काम नहीं आती। तो जो लड़की आयशा का जो एग्जांपल था कि भाई उसके पैर टूटे हुए थे लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करना चाहती थी, फिर भी उसका जज्बा कम नहीं हुआ, तो उससे क्या समझ में आता है कि हार्ड पावर कभी भी अकेली काम नहीं देगी। जैसे हार्ड पावर हेजेमनी का पार्ट क्या होता है वो आप समझ गए हो। तो अब सेकंड क्या है? स्ट्रक्चरल पावर। ठीक है भाई, स्ट्रक्चरल पावर शुरू करते हैं।
अब भाई साहब स्ट्रक्चरल पावर से क्या समझ में आता है, मतलब कि कोई स्ट्रक्चर होता है, किसी चीज़ का कोई ढांचा होता है, तो उसका भी ढांचा जो है दुनिया पे अगर आप किसी को हेजेमनी बनानी है तो बेसिक नीड जो किसी की है उसको, एक तो बेसिक नीड ना भी हो। अमेरिका क्या करता है, देखो थोड़ा सा टॉपिक से अलग की बात बताता हूँ मैं। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका भी या कोई बिजनेसमैन या दुनिया की कोई भी बड़ा कुछ कंट्री होगी, वो क्या करती है कि दुनिया को ऐसी चीज़ें दिखाई जाएगी जो उनको नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाया जाएगा कि इस चीज़ के बिना आपका काम नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी फिलहाल का लेटेस्ट टॉपिक लेते हैं कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम पे क्या बना दिया इन्होंने, इसने बना रखा है एसी बना रहे हैं, ऐसा कि एसी पे कुछ एसी चलाओगे कोरोना वायरस मर जाएगा। मतलब कि देखो पूरी दुनिया में जिस चीज़ ने तबाही मचा रखी है उसका लिए क्या बोल रहे हैं कि एसी से ही आप सारे के सारे वायरस खत्म कर देंगे। तो मतलब कि समझ रहे हो कि दुनिया में हर चीज़ का उदय भी इन्हीं के सब द्वारा होता है और अंत भी नहीं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करो। जैसे कि इंडस्ट्री ज़्यादा लगाई, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, और क्या कर रहे हैं उसके बाद एयर प्यूरीफायर बेच रहे हैं। ठीक है, पानी दुनिया में सही चल रहा है, पानी को मतलब कि बेकार करके नदियों को सब कुछ इंडस्ट्री का वेस्ट डाल कर करके पानी खराब कर चुके हैं, और फिर क्या बेच रहे हैं, फिर वाटर प्यूरीफायर बेच रहे हैं। तो मतलब ये चीज़, अब इससे क्या समझ में आता है, स्ट्रक्चरल पावर का क्या मतलब है कि दुनिया के जो पब्लिक गुड्स होते हैं, मतलब कि जो उनकी रोज़मर्रा की नीड्स की चीज़ें होती है या ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे कि आज के ज़माने में क्या है, इंटरनेट। अपना इंटरनेट जो है वो कहाँ से बना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इंटरनेट किसने बनाया, इंटरनेट अमेरिका ने बनाया। ठीक है, अब इंटरनेट से क्या याद आता है आपको, इंटरनेट से ज़्यादा कर क्या चीज़ें याद आएगी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें सब की सब कहाँ से बनी है, सब की सब अमेरिका के द्वारा बनाई गई है। हमारी नीड है और हम उन पे बेस्ड है। जितनी सैटेलाइट ज़्यादातर इंटरनेट के लिए चाहिए होती है, किसने भेज रखी है, अमेरिका ने भेज रखी है। हालांकि अब दुनिया टक्कर देने लगी है कुछ, एक ये जो था हेजेमनी का टाइम था अपना, कुछ था 10-15 साल का था। 2008 के बाद तो बोला जाता है कि अब चाइना का राइज होने लगा है और यूएस का डिक्लाइन होने लगा है, लेकिन हमें सिर्फ इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हम ज़्यादा उससे अलग नहीं जाते हैं। हो सकता है 5 से कुछ साल बाद जब सिलेबस चेंज हो तो उसमें ये चीज़ें हटा दी जाए, लेकिन जो है उसको हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। स्ट्रक्चरल पावर में इंटरनेट हो गया, दुनिया की नीड इंटरनेट की किसने दी है, नीड बनाया, पहले इंटरनेट बनाया, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बनाया था, बाद में दुनिया को दिखा दिया इंटरनेट क्या होता है। अब उसके बाद 2G 3G 4G 5G ला के, ठीक है, ये लो वो लो, ले सब कुछ ले लो जी, और ये बना के बोलते दुनिया से हमसे खरीदो। तो इंटरनेट बनाया, इंटरनेट पे क्या क्या बनाया वो मैंने बता दिया। अब क्या होते हैं, कम्युनिकेशन लाइन्स बिछा दी पूरी दुनिया में। कम्युनिकेशन लाइन्स क्या होती है कि भाई एक देश को दूसरे देश से टेलीफोन टाइप हर चीज़ का इन्वेंशन अपने देश में कर दिया, हर चीज़ की फिर बोले कि हम छीलो। तो स्ट्रक्चरल नीड कहाँ से, कुल मिला के बात यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़, पब्लिक गुड्स की चीज़ अमेरिका ने बनाई और दुनिया से बोल दिया कि अब हमसे ले जाओ, अब हम पे बेस हो जाओ। इस चीज़ की हेजेमनी किसके पास है, हमारे पास है। तो इसको हम क्या बोल दिया हमने, इसको स्ट्रक्चरल पावर का नाम दे दिया गया है। अब भाई साहब जो ये स्ट्रक्चरल पावर है, इसका जो शुरुआत में पेज में इस बुक में गिवन था इस चैप्टर के, उसमें एक लड़का था जब्बू के बारे में बताया हुआ था कि भाई ये लड़का है जब्बू और ये एक कोर्स करना चाहता है, मतलब कि ये अपना पेंटिंग अच्छा है, ये आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन उसके घर वालों ने उस पर प्रेशर डाल रखा है, मतलब कि बिल्कुल लठ मार के उसको पागल बना रखा है कि नहीं तू करेगा तो क्या करेगा, MBA करेगा। अरे नहीं भाई, मारना पीटना आज के ज़माने में अलाउड नहीं है बच्चों को भी, ठीक है भाई, हमें पढ़ाया गया है मार पीट के। हमारा टीचर जो था मतलब कि ये चीज़ें बताता था, लेकिन हमें टीचर की समझ में नहीं आती थी। देखो मैं सही बताता हूँ, हमारा टीचर ऐसे पढ़ाता था, देखो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है ये, इस क्वेश्चन की आंसर को लिखो। अब भाई ऐसे तो याद होता नहीं है, देखो मैं किसी का बता के नहीं बता रहा, मतलब ऐसे याद नहीं होता ना, चीज़ समझ में आती है, ठीक है। आज के ज़माने में उस टाइम पे क्या था, मार पीट के हमें याद कराया गया, बिल्कुल इतना बड़ा अपना टीचर का लठ होता था, उससे पीट के हमें सिखा दिया गया, लेकिन समझ में आ गई सारी चीज़ें, आपको आसानी से समझ रहे। ऑनलाइन के ज़माने में मारपीट तो हो नहीं सकती, और वैसे भी ह्यूमन राइट्स के इतने बवाल मच जाता है, तो आप नॉर्मल पढ़ते हैं। तो मतलब कि इंटरनेट पे क्या है, अब ये लड़का जो है जब वो ये बोलता है आर्टिस्ट बनेगा, इसके घर वालों ने ठा के लठ बोला तो MBA करेगा। तो इसको MBA कराते हुए अब जो है MBA कहाँ से आया, MBA का उत्पत्ति कहाँ से हुई। MBA कोर्स जो है ये सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुआ। अमेरिका में ये 1880-81 में चल गया MBA कोर्स, जो दुनिया में 1950 में जाके शुरू हुआ। इस कोर्स का इंडिया में आपका कोई ना कोई जानकार, मैं गारंटी दे सकता हूँ, कोई ना कोई जान पहचान वाला ये MBA जरूर ही कर रहा होगा। और इस बात की मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई ना कोई जान पहचान वाला MBA जरूर कर रहा होगा। ये अमेरिका ने मतलब पूरी दुनिया को ऐसा कर दिया है कि ये हमारे बनाया हुआ कोर्स ये आपको करना ही है। और करके क्या करना है, देखो बात सुनो, कोर्स करने से कुछ नहीं, कोर्स करोगे, अच्छा पैकेज चाहिए तो आओ अमेरिका में। मतलब कि किसी के पास ज़्यादा अच्छा पैकेज इसको मिलेगा जिसके पास दिमाग ज़्यादा है। मतलब कि दुनिया में किसी के पास भी दिमाग ज़्यादा है, वो इन्हीं का कोर्स करो, इनके देश में आके इन्हीं को पैसा कमा के दो।
समझ रहे हो ना चाल, देखो कोर्स भी खुद बनाया, फिर इसकी नीड पूरी करने के लिए भी अपने देश में बुलाते हैं, और लोगों को चाहिए पैसा और पैसा भी देंगे, लेकिन फायदा किसको होगा, अमेरिका को। तो MBA का कोर्स बनाया, मतलब कि ये कौन से में आता है, स्ट्रक्चरल पावर में आता है। स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया गया है सोसाइटी का, दुनिया का, पब्लिक गुड्स के नीड्स का, कि हम पूरा करेंगे। अब लास्ट क्या आता है, लास्ट आता है अपना सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर से समझ में आता है भाई साहब, ये जैसे ये शर्ट है, देखो मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले पता नहीं था कि ऐसा भी बताना पड़ेगा, लेकिन मैं ये शर्ट उतार के दूसरी पहन लेता, लेकिन अब बताना चलो इसमें बता देते हैं। ये डेनिम की शर्ट है, जीन्स की। डेनिम की शर्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, डेनिम की शर्ट बनाई गई अमेरिका में, मतलब कि ये है सॉफ्ट पावर, जिसमें अमेरिका जो अपना खुद का यूज़ है, बिना किसी मिलिट्री के, बिना किसी इकोनॉमिक पावर के। देखो स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक पावर बना जा रहा है अपने आप में, ठीक है, इससे अपने आप में मिलिट्री पावर बने जा रहा है। इससे ना सिर्फ इकोनॉमिक, ना सिर्फ मिलिट्री, इससे लोगों के घर घर में पहुँच चुका है, लोगों की नीड घर घर में ऐसे पहुंच चुका है। अब डेनिम जीन्स जो है, इसमें एक आपको एग्जांपल दिया गया था, जैसे मैंने बच्चों का बताया, इसमें आयशा का बताया, ठीक है, उसके लेग पैर टूटे हुए थे अमेरिका के हमले की वजह से, लेकिन मतलब कि हार्ड पावर थी अमेरिका, वो पढ़ाई करना चाहती थी। ये लड़का अपना आर्टिस्ट बनना चाहता था, जब्बू भाई साहब, और इसको इसके घर वालों ने लठ मार मार के क्या कराया, MBA कराया, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैडम है, एंड्री मैडम है, और मैं पता नहीं मैडम है, सारा नाम देखो अंग्रेजों का जो भी है। अब ये एंड्री थी, ये बोलना चाहती है कि भाई मुझे जो है जीन्स के ऊपर कुछ इनके घर में चल रहा है। उसका पिताजी बता रहा है कि हम तो अपने देश में, मतलब कि ये रशिया के हैं, कहीं और रहते हैं, ये बोलते हैं हम तो अपने देश में जीन्स बहुत पहना करते थे, हमें तो बहुत अच्छा लगता है जीन्स पहनना। मतलब कि रशिया वाले ये बात कह रहे हैं, रशिया जिसका USA से बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, 36 का भी नहीं, 36 का ही लगा लो, डबल भी कर सकते हो, इतना बड़ा आंकड़ा है। और वो भी अमेरिका की जीन्स के ऊपर इतना पागल है, मतलब कि आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि इतनी महंगी जीन्स आती थी कि रशिया के लोग अपने पूरे साल भर की कमाई भी जोड़ते थे जीन्स पहनने के लिए। बड़े बड़े, अब आज के ज़माने में भी हम बड़े अच्छे ओकेजन में क्या पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं। किसने बनाया कोट पैंट, किसने बनाई जीन्स। पार्टी करने के लिए क्या करते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। किसने बनाया बर्गर, किसने बनाया पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड किसका है, सबको सब कुछ पता है। तो ये सारी चीज़, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर के, दुनिया की बेस्ट हर चीज़ की जो नीड है, बिना किसी मिलिट्री के, बिना किसी दबाव के, घर घर में हम पहुंच चुके हैं। अब ये नॉर्मल सी बात है, हम जा सकते हैं कोल्ड ड्रिंक पे, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मैं सिंपल कोल्ड ड्रिंक बोल रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक, आपको त्यौहार मनाना है तो आप क्या यूज़ करोगे, कोल्ड ड्रिंक जरूरी है। आपको पार्टी करने क्या करोगे, कोल्ड ड्रिंक जरूरी है। शादी ब्याह में कुछ भी इंजॉय करने के लिए सबसे पहले पार्टी क्या आएगा, कोल्ड ड्रिंक आएगी। सब कहाँ से बना, अपना सॉफ्ट पावर किसका, अमेरिका का, USA का। तो समझ रहे हो, मतलब कि दुनिया में हर चीज़ से इकोनॉमिक रूप से हो, चाहे मिलिट्री रूप से, चाहे इकोनॉमिक रूप से, चाहे कल्चरल रूप से, मतलब कि अपना कल्चर थोप दिया। हमारा जीन्स का कल्चर नहीं था, हमारा कल्चर था कुर्ते पजामे का, हमारा कल्चर था मतलब कि जो धोती कुर्ते का, जिसमें क्या था, हमारे क्या होता है, कपड़े का जो होता है किसी भी एरिया के उसके जो है वेदर के हिसाब से होता है, उसके जो है क्लाइमेट के हिसाब से होता है। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे गर्मी होती है, बारिश होती है, ठीक है, ठंडी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जीन्स का क्या काम है, ठंड को बचाने का मेन काम होता है। लेकिन कोट पैंट कौन पहनेगा जहाँ पे ठंड होगी। अब यहाँ पे इंडिया में धोती कुर्ते अपने रिलैक्स हो गए, खेती बाड़ी का काम होता था तो उसके हिसाब से कपड़े थे। लेकिन अब क्या है, बिना कोट पैंट के अगर कोई है तो भाई तू आदमी नहीं है। ऐसा इन्होंने सॉफ्ट पावर मतलब कल्चरल अपना थोप दिया है, दुनिया में कल्चर थोप दिया है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। तो भाई साहब आज की वीडियो का अंत यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर आने वाला टॉपिक बताए, क्योंकि अब हमें किसकी करनी है, वन एंड ओनली इंडिया की एंट्री। और इंडिया की एंट्री को ऐसे में ऐसे नहीं जल्दी जल्दी खींच देंगे, इंडिया की एंट्री को विस्तार से बहुत अच्छे से, क्योंकि आई लव माई इंडिया की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अपना आज का टॉपिक हो गया है। और वीडियो को भाई साहब एक बात सुन लो, कमेंट बिल्कुल करके बता दो कैसी लगी, और शेयर तो कर ही कर दो। आपके जितने भी जानने पहचानने वाले 12th के स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त है या आपकी दोस्तनी है, मतलब समझ गए ना, तो सबको बिल्कुल A to Z शेयर कर दो ताकि, और लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो। चलो भाई ठीक है, अगला चैप्टर करेंगे थोड़ी देर बाद शुरू, तब तक के लिए जय हिंद।